Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हे गाइस, वेलकम टू बायोपॉइंट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने देखा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम देखेंगे बायोगैस के बारे में या फिर बायोगैस प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि बायोगैस क्या होती है। तो अगर इसका मैं सिंपल सा आंसर दूं तो ये अपन ऐसे मानेंगे इसको कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैंने उसमें कुछ माइक्रोब्स को ऐड किया। जब वो माइक्रोब्स उसको डाइजेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ वहाँ पे गैसेस का प्रोडक्शन किया है, उसको अपन क्या कह रहे हैं, बायोगैस। जो गैस वहाँ पे फॉर्म हुई है उसको अपन बायोगैस कह रहे हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को मैंने एनारोबिकली किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किए। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, व्हाट इज बायोगैस? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic digestion of waste। ठीक है, बायोगैस में अपन क्या लिखा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ वेस्ट। और मेनली यहाँ पे जो मेरे को कंपोनेंट मिलता है वो होता है मीथेन। मेन कंपोनेंट obtained is methane। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया हुआ कि बायोगैस और गोबर गैस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सिंपल सा है। अगर मैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट यूज कर रहा हूं वो गोबर है तो उससे जो गैस बनेगी उसको मैं कहूंगा गोबर गैस। तो यहां पे मैं अगर इफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज गोबर, then biogas is known as गोबर गैस। और अगर मैं गोबर के अलावा कोई और ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहा हूं उससे जो गैस बन रही है उसको मैं कह दूंगा बायोगैस। तो सिंपल सा डिफरेंस है। अब अपन देखते हैं कि जो इसके अंदर सोर्स, गैस का सोर्स क्या है। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर, सोर्स ऑफ गैस। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उससे गैस कैसे बनी। तो यहाँ पे सिंपल सा है। पहला तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे अपन ऑर्गेनिक मटेरियल गोबर ले लेते हैं। गोबर किससे लिया अपन ने, केटल से। और वो क्या खाते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोज। तो उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो होगा सेलुलोज। फिर दूसरा, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास होंगे माइक्रोब में बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोजेंस। अब जब मिथेनोजन इस सेलुलोज का ब्रेकडाउन करेंगे यानी डाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है कौन सी, एनारोबिक डाइजेशन। यानी कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ गैसेस फॉर्म होंगी जैसे कि CH4 यानी कि अपनी मीथेन, मेन कंपोनेंट मीथेन। दूसरी यहाँ पे बनेगा मेरे पास CO2 और H2। तो ये मेरे पास कुछ गैसेस है जो यहाँ पे किसमें बनती है, बायोगैस प्लांट के अंदर। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो यहाँ पे ये मिथेनोजन अपन ने यूज किया है ये कौन है। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। अबाउट मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, जो मिथेनोजन अपन ने यहाँ पे यूज किया उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये मिलता कहाँ पर है, तो ये मेरे को मिलेगा जैसे जो कैटल्स होती है उनके रूमन में, यानी कि मैं जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनके रूमन के अंदर ही मिलेगा। तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स यानी कि बेसिकली कैटल्स। ठीक है, अब अपन पहली बात करते हैं कि जैसे जो केटल्स वगैरह वो सेलुलोज को खाती है। तो अपने दिमाग में होगा कि उनके पास कुछ एंजाइम्स है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, पर अपन जब सेलुलोज खाते हैं तो अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते।
पर बात ऐसी है कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे कि अपन ह्यूमंस हुए या फिर कैटल्स हुए, इनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के कोई एंजाइम्स नहीं होते। बेसिकली जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के, और मिथेनोजन किसके अंदर प्रेजेंट है, ये कैटल्स के अंदर। तो इसी वजह से जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और ये अपने अंदर एब्सेंट है, तो अपने अंदर इसका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो अपन इसके लिए लिखते हैं, जैसे कि पहले रूमिनेंट कैटल्स, यहाँ पर फूड है इनका बेसिकली सेलुलोज, इनका फूड है सेलुलोज का जो कंटेंट है हाई। देखो क्या है, रूमिनेंट कैटल्स है, इनके फूड में सेलुलोज का कंटेंट हाई है, और लार्ज अमाउंट जो होता है सेलुलोज का वो अनडाइजेस्टेड होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज अनडाइजेस्टेड। तो इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो उसके अंदर किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, सेलुलोज का। देखो सिंपल सी बात है कि कैटल्स का फूड क्या है, सेलुलोज, और उनके जो फूड है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनका जो वेस्ट रहेगा उसके अंदर मेरे पास सेलुलोज की क्वांटिटी ज्यादा होगी। कैटल एक्सक्रीटा रिच इन सेलुलोज। एक बात तो ये हो गई। फिर मैं यहां दूसरी तरफ लेता हूं रूमिनेंट्स की जो रूमन होती है, ठीक है, रूमिनेंट्स में स्टमक हैव पार्ट जिसको अपन कह रहे हैं रूमन, ठीक है। इनके स्टमक में एक पार्ट है जिसको अपन कह रहे हैं रूमन, और उसके अंदर मेरे को मिलते हैं मिथेनोजन। तो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बेसिकली पहले दो चीजें देखी है कि रूमिनेंट जो है कैटल्स, उनके फूड में सेलुलोज का कंटेंट है हाई, और उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज के साथ रहता है अनडाइजेस्टेड। अब ये जो अनडाइजेस्टेड है इनकी बॉडी से आउट होता है किसके, कैसे, एक्सक्रीटा की फॉर्म में, और उस एक्सक्रीटा में क्या है, सेलुलोज। फिर दूसरी चीज मैंने देखी कि इनके जो स्टमक है उसके अंदर एक पार्ट है रूमन, उस रूमन के अंदर मिलता है कौन, मिथेनोजन बैक्टीरिया, जो क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब इनके वेस्ट के साथ कुछ मिथेनोजन बैक्टीरिया भी बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है, या फिर बॉडी से एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ जाता है। तो अब उसी को देखेंगे अपन कि वो कैसे बायोगैस प्लांट के अंदर गैस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल देख लिया बायोगैस क्या है, उसका सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, सेलुलोज, माइक्रोब कौन सा है, मिथेनोजन, कौन सी रेस्पिरेशन चल रही है, एनारोबिक, गैस कौन सी बन रही है, CH4, सॉरी कौन सा डाइजेशन चल रहा है, एनारोबिक डाइजेशन, गैसेस कौन सी बन रही है, CH4, CO2 और H2। मिथेनोबैक्टीरिया के बारे में देख लिया, कहाँ मिलेगा, एनिमल्स की रूमन में, बेसिकली जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनकी रूमन में। किसको डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज को। कैटल्स के फूड में हाई कंटेंट किसका होता है, सेलुलोज का, और उसमें से बेसिकली ज्यादातर पार्ट क्या होता है, अनडाइजेस्टेड होता है। अब अपन देखते हैं कि गोबर गैस कैसे बनती है। अपन देखते हैं कि गोबर गैस क्या है, अपन ने पहले भी बात की इसकी। गोबर गैस क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम कैटल एक्सक्रीटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बायोगैस प्लांट। तो अब देखते हैं बायोगैस प्लांट के अंदर गैसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया नॉर्मल सा, किसका, बायोगैस प्लांट का। तो इसमें क्या है, मैं पहले क्या करता हूँ कि जो मेरे पास गोबर है या फिर जो वेस्ट है, गोबर प्लस वेस्ट प्लस वाटर, इन सबको मैं बढ़िया से मिक्स करके एक स्लरी बनाता हूँ, और इस स्लरी को मैं डालता हूँ यहाँ पे इस पाइप के अंदर। इस पाइप से होती हुई स्लरी मेरे पास पहुंचती है इस टैंक के अंदर, यहाँ पे मेरे पास स्लरी आ जाती है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे प्लांट है, इसके ऊपर एक लगा रहता है ये फ्लोटिंग कवर। इस स्लरी को डालते टाइम ये कवर नीचे था पहले, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर होने लगेगा मेरे पास एनारोबिक डाइजेशन, तो क्या बनेंगी, गैसेस, और जैसे गैसेस बनने लगेंगी ये कवर मेरे पास ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। ये कवर मेरे पास ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके एकदम टॉप पे यहाँ पे एक गैस आउटलेट लगा रहता है, जिससे मेरे को गैस
मेरे को यहाँ से निकालनी हो तो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से तो मैं स्लरी डाल रहा था, एनारोबिक डाइजेशन हो गया, गैसेस बन गई। यहाँ पे क्या बनेगा, ये वेस्ट। इस वेस्ट को मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँगा और किसकी तरह यूज़ करूँगा, मैन्योर की तरह। ये सिंपल सा मेरे पास बायोगैस प्लांट का डायग्राम है कि यहाँ से मैंने स्लरी को डाला, स्लरी पहुँची टैंक के अंदर, टैंक के अंदर हुआ एनारोबिक डाइजेशन। क्या बनी यहाँ पे, गैसेस। गैसेस ने क्या किया, इस कवर को ऊपर की तरफ पुश किया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक गैस आउटलेट, और यहाँ से जो मेरे पास वेस्ट है वो बाहर निकलेगा, यहाँ से नया वेस्ट आएगा। तो अब इसके थोड़ा डिटेल अपन लिख लेते हैं। इसका जो टैंक है वो कंक्रीट का बनता है बेसिकली, या फिर कुछ लोग आयरन वगैरह इनका भी यूज़ करते हैं। और इसकी जो साइज़ है 10 से 15 फीट की होती है, और ये यहाँ से ज़मीन के नीचे रहता है, ऊपर वाला पार्ट बाहर और ये नीचे वाला ज़मीन के अंदर। अगर मैं इस फ्लोटिंग कवर की बात करूं, इट राइज विद प्रेशर। जैसे इसके अंदर गैसेस का प्रेशर बनेगा, ये ऊपर की तरफ राइज करेगा ऑफ गैस। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर क्या लगा रहता है, आउटलेट। आउटलेट कनेक्ट टू रिमूव गैस। फिर थर्ड चीज कि इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो अपन ने बाहर निकाल दिया उसको अपन यूज करते हैं, यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फिर नेक्स्ट है बायोगैस का यूज क्या है, तो इसको अपन यूज ले सकते हैं कुकिंग में और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर लास्ट इसके अंदर गैसेस कौन सी बनती है, CO2, मीथेन और H2। तो ये मेरे पास नॉर्मल सा डायग्राम और उसके कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरा बायोगैस प्लांट खत्म हो चुका है। पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डेवलप किसने किया, डेवलप बाय। तो मेरे पास यहाँ पे पहला पॉइंट है IARI। IARI की डेफिनेशन है मेरे पास, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे एक और नाम है मेरे पास KVIC, यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। तो बायोगैस प्लांट को IARI और KVIC ने मिलके डेवलप किया था। ठीक है, बायोगैस प्लांट क्या होता है अपन ने पूरा देख लिया है, कैसे इसके अंदर वर्किंग होती है। तो अपना जो बायोगैस प्लांट का जो या फिर बायोगैस का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो चुका है। अब अपन देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं और उनकी नीड क्या है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इससे अपन को पता चल जाएगा कि अपन जो बायो कंट्रोल एजेंट्स इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर होता क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, ना तो हम किसी केमिकल्स को यूज़ करेंगे, ना फर्टिलाइजर्स, ना पेस्टिसाइड्स, ना ही इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, पहले तो देखते हैं क्या यूज़ नहीं करेंगे, नो एग्रो केमिकल्स यूज्ड। इनकी जगह मैं यूज़ करूँगा बायो फर्टिलाइजर्स या फिर बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर क्या कर रहा है, वो कोई केमिकल्स को यूज़ नहीं कर रहा है, उनकी जगह पे वो बायो फर्टिलाइजर या फिर बायो पेस्टिसाइड को यूज़ कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अपन जैसे कोई ट्रेडिशनल वेराइटी क्रॉप की अपन उसी को यूज़ करेंगे प्लांट करने के लिए। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ क्रॉप कल्टीवेटेड। देखो, किसी ट्रेडिशनल वैरायटी को उगाने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है क्योंकि जो वैरायटी है उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग बढ़िया सेट है,
यानी कि वो जितनी भी कंडीशन है वहाँ पे उन सब में वो सर्वाइव कर सकती है और खुद की प्रोटेक्शन भी कर सकती है इंसेक्ट्स वगैरह इनसे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे कोई एग्रो केमिकल्स को यूज़ नहीं करना और ट्रेडिशनल वेराइटी को यूज़ मतलब कल्टीवेट करना। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करूँ तो इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मेरे पास कुछ पैथोजेंस है या फिर हार्मफुल इंसेक्ट्स है, हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब मेरे को इनको मारना है, ठीक है, मेरे को इन्हें किल करना है। तो इनको किल करने के लिए मैं इनका प्रेडेटर ले आया, इनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ इट्स नेचुरल प्रेडेटर। देखो बात क्या है बायो कंट्रोल एजेंट में कि जैसे कोई पैथोजन या फिर हार्मफुल इंसेक्ट था, मेरे को इन्हें किल करना है बिना केमिकल्स के। तो मैंने क्या किया कि मैं इसका नेचुरल प्रेडेटर ले आया। नेचुरल प्रेडेटर क्या करेगा, इनको किल कर देगा या फिर इनकी पॉपुलेशन को कम कर देगा। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी इंसेक्ट्स होते हैं और ये इंसेक्ट्स क्या है, ये शिकार करते हैं। तो ये तो था मेरा प्रे और ये है इनका प्रेडेटर। फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है कि बायो कंट्रोल एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझ कुछ इस तरह से समझो कि अभी की जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, कन्वेंशनल फार्मिंग, इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, और ये कैसे हार्मफुल। बायो कंट्रोल एजेंट की नीड क्या है, उसके लिए अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कन्वेंशनल फार्मिंग अपन कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उससे क्या है अपन केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं। और केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या है, बहुत हार्मफुल है। कैसे, उसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला तो ये क्या करते हैं कि जैसे किसी फील्ड के अंदर कोई इंसेक्ट्स है या फिर कोई पेस्ट वगैरह है और अपन ने उसमें इन केमिकल्स को स्प्रे कर दिया, तो क्या करेंगे, ये उन पेस्ट को भी मार देंगे और जो बाकी दूसरे और माइक्रोब्स थे या फिर कोई और इंसेक्ट्स थे उनको भी किल कर देंगे। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पॉइंट आता है, इट किल और इरेडिकेट, इट किल और इरेडिकेट पैथोजन कंप्लीटली। इन्होंने क्या किया, जिससे मैंने केमिकल पेस्टिसाइड को अगर फील्ड के अंदर यूज किया तो क्या करेंगे, उस पैथोजन को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। अब अगर मैं पैथोजन को पूरी तरह से किल कर दूंगा तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी वो अफेक्ट होगी। फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ आता है कि ये पैथोजन को तो मारते ही है और साथ में जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी किल कर देते हैं। तो इट किल सम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स टू। अब मेरा टारगेट तो क्या था, ये पैथोजन, बेचारे भी मारे गए। ये कैसे थे, टारगेटेड, ये थे नॉन टारगेटेड। और तीसरी चीज है, अगर मैं फसल उगाने के लिए केमिकल्स को यूज करूंगा तो ये केमिकल्स उस फसल में एंटर कर जाएंगे और जब उस फसल को अपन कंज्यूम करेंगे तो ये केमिकल्स अपने अंदर आ जाएंगे। तो इसको मैं कहता हूं बायो मैग्निफिकेशन, यूज ऑफ केमिकल्स। और ये केमिकल्स कहाँ एंटर कर गए, अपने फूड के अंदर, एंटर इन फूड चेन, ठीक है, अपनी फूड चेन के अंदर एंटर कर चुके हैं। और इसको मैं नाम देता हूं बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर। देखो सबसे पहला क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कर रहे हैं कि हम कोई एग्रो केमिकल्स को यूज नहीं कर रहे, उसकी जगह इनको यूज किया जा रहा है और हम ट्रेडिशनल वेराइटी को कल्टीवेट कर रहे हैं। फिर दूसरा है मेरे पास यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट किसी भी इंसेक्ट का नेचुरल प्रेडेटर होता है जो उसके नंबर को कंट्रोल कर देता है, यानी कि कम कर देगा उसकी पॉपुलेशन को। फिर बायो कंट्रोल एजेंट की नीड क्यों हुई, उसकी नीड इसलिए हुई क्योंकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग में अपन केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो अपन को इतने मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और उसके कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे। पहला क्या कि जो भी इंसेक्ट या पैथोजन है उसकी पॉपुलेशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या कि ये कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मार देगा जो कि मेरा टारगेट नहीं थे। तीसरा क्या कि ये हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएगा और उस प्रोसेस को नाम दिया, फिर उस फिनोमेना को अपन ने नाम दिया क्या, बायो मैग्निफिकेशन। फिर नेक्स्ट है
कि जो बायो कंट्रोल एजेंट होता है उसके बेसिक्स क्या होते हैं, यानी कि वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला तो ये होता है नॉट इरेडिकेट एनी पेस्ट कंप्लीटली। जो भी प्रेडेटर होता है या फिर बायो कंट्रोल एजेंट होता है वो जो पैथोजन या फिर इंसेक्ट उसको पूरी तरह से किल नहीं करता, यानी कि उसकी पॉपुलेशन को कम कर देगा पर पूरी तरह से किल नहीं करेगा। कीप नंबर लो। फिर दूसरा है, इसका बेसिक क्या है, नेचुरल प्रेडिशन, यानी कि ये पैरासिटिज्म को शो कर रहा है, पैरासिटिज्म को। इसका बेसिक्स है नेचुरल प्रेडिशन। किसको शो कर रही है, पैरासिटिज्म को। जैसे कि कोई इंसेक्ट है, ये कोई इंसेक्ट है और इसका प्रेडेटर है मोथ, तो मोथ सिर्फ इसी को टारगेट करेगा, वो और किसी की तरफ नहीं जाएगा, नहीं बाकी इंसेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर वहीं मैं जब केमिकल्स को यूज कर रहा था तो दूसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। अब अपन देखेंगे कि अगर मेरे को कोई बायो कंट्रोल एजेंट बनाना है तो उसको मैं कैसे बनाता हूँ, या फिर अपन कह सकते हैं रेसिपी फॉर ए बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, वैसे कोई रेसिपी नहीं है, बस अपन को देखना है कि बायो कंट्रोल एजेंट को अपन कैसे बनाते हैं। अब अपना टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट टू डिजाइन बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट को बनाते टाइम मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको देखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ की बात करूं तो जो मेरे पास बायो कंट्रोल एजेंट है वो नेचुरल प्रेडेटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो पैरासाइट होना चाहिए, नेचुरल प्रेडेटर या फिर पैरासाइट होना चाहिए। ये होगी मेरे पास पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि वो जिसका भी प्रेडेटर है उसकी पॉपुलेशन को पूरी तरह से यानी कि 100% खत्म ना करें, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें। नॉट किल पेस्ट 100%, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। फिर तीसरी चीज में कह रहा हूं कि जैसे कि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है वो फसल पे दिन के टाइम पे आके उनको खाते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो मैं जो बायो कंट्रोल एजेंट बना रहा हूँ वो भी दिन के टाइम पे एक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि वो रात को एक्टिव होता हो और जो इंसेक्ट है दिन में पूरी फसल खत्म कर गए हो। तो मेरे पास नेक्स्ट चीज है कि इनका एक्टिव टाइम जो है वो एक्टिव टाइम शुड बी सिमिलर टू पेस्ट। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स है किसके लिए, बायो कंट्रोल एजेंट को बनाने के लिए। अब अपन देखते हैं कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के एग्जांपल। एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इधर अपन लिख लेते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स को, और इधर मैं लिख दूंगा पेस्ट का एग्जांपल जिसको ये खाते हैं या फिर आप किससे प्रोटेक्शन दे रहे हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम। तो मैं यहाँ सबसे पहला अगर बायो कंट्रोल एजेंट की बात करूँ तो वो है लेडी बग। लेडी बग क्या है, एक बीटल है जिसके ऊपर रेड मार्किंग्स होती है, और ये किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एपिड से। फिर यहाँ पे मेरे पास दूसरा आता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मस्कीटो से। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे बैसिलस थोरेंजेनेसिस।
thuringiensis। आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन के अंदर। तो देखो बैसिलस thuringiensis वैसे एक बैक्टीरिया है, इसके ना सेचेस आते हैं छोटे छोटे से। तो फार्मर क्या करता है, उन सेचेस को पानी के अंदर डिजोल्व करता है, उसके अंदर घोल के, और जो फसल है उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। इसके सेचे होते हैं और उसको जो फार्मर है स्प्रे कर देगा किसके ऊपर, स्प्रे ऑन क्रॉप। ठीक है, पानी में घोलेगा और क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर देगा। अब बीटी जो है यानी कि ये बैसिलस thuringiensis ये क्या करता है, ये कुछ टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है। जैसे इंसेक्ट उसको खाएगा, जैसे मान लो ये कोई लीफ है, इस लीफ के ऊपर मैंने बीटी स्प्रे किया हुआ है, और जैसे कोई इंसेक्ट आएगा इसको खाएगा, इसको खाने के बाद जो इंसेक्ट फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। बेसिकली जो उसकी इंटेस्टाइन होती है या फिर गट, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, और पोर्स बनते ही वो इंसेक्ट मर जाता है। तो मेरा जो बीटी है यानी कि बैसिलस thuringiensis इस तरह से काम करता है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ डिटेल, जैसे कि बीटी बैक्टीरिया, स्पोर हैव टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स को बनाता है एक जीन जिसको अपन कहते हैं क्राइजीन, या फिर आप कह सकते हो क्राई प्रोटीन यहाँ पे। और ये जो स्पोर थे इसको अपन किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर। स्पोर स्प्रे विद वाटर ऑन क्रॉप, और ये क्या करता है, किल कर देता है हार्मफुल इंसेक्ट को, किल हार्मफुल इंसेक्ट। अब अगर इस लीफ को इंसेक्ट के अलावा जैसे कि किसी बर्ड ने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ता, ये अपन पढ़ेंगे जो अपना चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर। अभी अपन को यहाँ पे सिर्फ बायो कंट्रोल एजेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। और ये प्रोटेक्ट करता है कौन सी क्रॉप को, प्रोटेक्ट क्रॉप जैसे कि ब्रेसिका प्लस फ्रूट क्रॉप्स। यहाँ पे मेरे कुछ एग्जांपल्स हो गए, और किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखो बायो कंट्रोल एजेंट पूरा हो चुका है। बायो कंट्रोल एजेंट को कैसे बनाया जाता है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ एग्जांपल्स थे वो अपन ने। अब अपन बात कर रहे हैं एक और टॉपिक की, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, आईपीएम। आईपीएम की पहले अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो बेसिकली एक टेक्निक है, इसको उस एरिया में यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि मान लो मैंने किसी ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ कर लिया जो टारगेटेड को छोड़ के नॉन टारगेटेड को भी खा रहा है। बेसिकली जैसे कि एक्स था, एक्स को जाके सिर्फ वाई को किल करना था, पर जो एक्स है ये किसी और को भी किल कर रहा है। जैसे इसने जेड को भी किल कर दिया, या फिर इसने जो वाई था उसकी 100% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम है जहाँ पर अपना काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, आईपीएम को यूज़ करते हैं। आईपीएम में बेसिकली अपन नैरो स्पेक्ट्रम वाले बायो कंट्रोल एजेंट्स को बनाते हैं कि जिनका भाई विजन क्लियर है कि मेरे को सिर्फ इस पर्टिकुलर स्पीशीज को टारगेट करना है, इसके अलावा मेरे को और किसी भी इंसेक्ट को किल नहीं करना। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो इसके अंदर ही आएगा, इट इज़ एन अप्रोच where we use a narrow spectrum biocontrol agent। यानी कि मैंने अगर किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए उस बायो कंट्रोल एजेंट को बनाया है तो सिर्फ उसी को जाके खाएगा या फिर उसी का शिकार करेगा, उसके अलावा वो दूसरे किसी भी इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान होगा, बेसिकली वहाँ पे इंबैलेंस बन जाएगा। और इसको मैं यूज़ कहाँ करता हूँ, हाईली सेंसिटिव या फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर यूज्ड। और इसको अपन कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाईली मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज दैट एरिया इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव। अब अपने पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचा है जो क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। तो देखो अगर किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो केमिकल्स को तो यूज़ नहीं कर सकता, वो क्या यूज़ करेगा, बायो फर्टिलाइजर या फिर बायो पेस्टिसाइड्स। और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका, मैन्योर। जो भी अपन ने यहाँ पे बायोगैस प्लांट पढ़ा था उसके अंदर क्या बन रहा था, बायो फर्टिलाइजर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग
तो इसका मीनिंग लिख लेते हैं पहले। मीनिंग, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प टू रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी। तो देखो बायो फर्टिलाइजर्स का मीनिंग क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, रेप्लेनिश करते हैं, किसकी रेप्लेनिश करते हैं, क्या सॉइल की फर्टिलिटी को, उसको अपन कह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि माइकोराइजा, और एक है मेरे पास यहाँ पे माइकोराइजा हो गया, बैक्टीरिया हो गए जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इसमें लिख देता हूँ N2 फिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट है मेरे पास फंगस एज बायो फर्टिलाइजर, फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर। तो देखो फंगस बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे काम करती है, तो अपन इसको कुछ ऐसे देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसके बीच में, हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजा एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि फंगस इस प्लांट की हेल्प कर रहा है और प्लांट भी इसकी कुछ हेल्प कर रहा होगा। तो इसको अपन कुछ इस तरह से देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पहला रोल आता है फंगस का, कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट। दूसरा, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा ये ड्रॉट से। तीसरा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट की रूट्स को, किससे, पैथोजन से, प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजेंस। देखो सिंपल सा क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स को मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन या फिर मीनिंग देख लो क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म विच हेल्प टू मेंटेन या फिर रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी को अपन बायो फर्टिलाइजर कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया है। एग्जाम्पल में माइकोराइजा याद कर लो, बैक्टीरिया याद कर लो। बैक्टीरिया में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन BGB कहते हैं, क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक टॉपिक आता है फंगस एज बायो फर्टिलाइजर या फिर फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर। उसमें जो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था माइकोराइजा का, उसी को लेंगे। अब देखो माइकोराइजा क्या होता है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जैसे कि अपने पास मैंगो हो गए, ठीक है, तो उनकी जो रूट्स है उनके अंदर क्या मिल रहा है, मेरे को फंगस मिल रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। जैसे कि जो प्लांट था उसने तो इसको रहने की जगह प्रोवाइड करा दी, फिर फंगस क्या कर रहा है, इसको भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के लिए, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को ड्रॉट के टाइम पे, और जो रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उससे भी प्लांट की रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, एक बार अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है सबको कर लो। इससे आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब अपन मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।